अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो माज़रत, पिछले चंद हफ़्तों से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था और मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल चल रहा था। और आपको पता है कि शहर से शहर इस तरह के जो सिलसिले होते हैं, उसमें कई दफ़ा प्रोग्राम्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम के लिए आपको टिक के एक जगह पे बैठना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है कि मैं चूँकि अपडेटेड भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन के तवक्कुफ़ के बाद आपसे ज़रा मुलाकात की जाए। अगरचे बड़े टुमुल्टुअस टाइम्स इस वक़्त चल रहे हैं और बड़ी ही इस वक़्त अजीब-सी सिचुएशन जो है वो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो आपको आप देख ही रहे होंगे। लेकिन एक जनरल पिक्चर जो है, आप देख रहे हैं कि लोटा बाज़ार जो है वो लग चुका हुआ है। और वो फ़ोर्सेस जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुस्बत तब्दीली नहीं देखना चाहती हैं, वो इस वक़्त बहुत एक्टिवली परस्यू कर रही हैं अपने गोल्स को, जो कि नेगेटिव गोल्स हैं। इस लोटे बाज़ार में जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। किस तरीके से आपने देखा कि सिंध हाउस के अंदर उन्होंने उन लोटों को इकट्ठा किया। और इस तरह के लोग जो हैं वो हमेशा इन लोगों को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ज़ाहिर है, पैसे, वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो उस तरह की सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, सियासत का जो गंद है वो हमें सामने नज़र आ रहा है। और किस वजह से पाकिस्तान पीछे है, ये भी आपको समझ आ रही होगी। और इसमें जितने भी लोग हैं, आपको आपके सामने बिल्कुल अब वो बेपर्दा हो चुके हैं। और इमरान खान के बारे में जिन लोगों को शक था, अब उन्हें भी यकीन हो जाना चाहिए कि एक ही आदमी है जो इस वक़्त इन सब के सामने खड़ा हुआ है, और वो इमरान खान है। और उसमें किसी को, अगर एक ज़माने में कुछ लोगों को शक भी था, कुछ बड़े-बड़े लोगों ने उनके मुतालिक बातें भी की थीं। लेकिन एक बहुत बड़े स्कॉलर्स जो हमारे हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इमरान जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ऑनेस्ट है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, और मैंने उनसे ये कहा भी था कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे दी है? तो उन्होंने कहा कि जो सच है वो सच है। तो इस तरह के हालात में हम देख रहे हैं कि एक टोला जो है वो उसने अटैक किया है, शदीद किस्म का अटैक। इमरान खान ने ज़िंदगी में और फिर ख़ास तौर पे हुक्मरानी के दौरान गलतियाँ नहीं की, ये बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं। कंप्रोमाइज़ नहीं किए, ये भी गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कंप्रोमाइज़ेज़ भी किए हैं। अपने बेसिक उसूलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ उन्होंने किए हैं। तो इस लिहाज से ये कहना कि उन्होंने गलतियाँ नहीं की, कंप्रोमाइज़ नहीं किए, ये तो गलत बात है। लेकिन इस सियासी निज़ाम के अंदर जहाँ पे है ही सब कुछ 2 नंबर, वहाँ पे अगर उन्होंने सर्वाइव करना था तो उन्होंने इस तरह के लोगों को भी लाना था। उन्होंने कंप्रोमाइज़ेज़ भी करने थे, उनसे गलतियाँ भी होनी थी, और ज़ाहिर है कि हुई। अब जो सूरत-ए-हाल है, वो आपके सामने है। और अगर इसके ऊपर कुछ ना किया गया, तो मामला जो है वो बहुत खतरनाक हद तक खराब हो सकते हैं, और जो कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं और ये जो टोला है, और जो आपने देखा कि भानुमति का कुंभा जो बना हुआ है, जिनका कोई आपस में कोई इश्तराक है ही नहीं, कोई कॉमनैलिटी ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ की कॉमनैलिटी है कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना। देखा आपने शहबाज शरीफ ने जो इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि जी माइनस इमरान खान नेशनल गवर्नमेंट, यानी वी कैन एक्सेप्ट एनीबॉडी बट इमरान खान। इसका क्या मतलब? मतलब ये है कि सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं उसके खिलाफ। और मसला ये है कि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। काफ़ियों की हो चुकी भी हैं, काफ़ियों की बंद होने वाली हैं। तो ये है मसला उनका। अब मेरा इस मामले में एक पैगाम है जो कि थ्री टियर्ड पैगाम है। और वो है क्या? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको देख रहे हैं, और आप इसको बाई स्टैंडर्ड के तौर पर ना देखें। आप ये देखें कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रियल सेंस में ये मेक और ब्रेक है। जिसको कहते हैं ना डिफाइनिंग मोमेंट है। यही डिफाइनिंग मोमेंट्स हुआ करते हैं। यहाँ से ही मुल्क ने या नीचे गिरना है या ऊपर उठना है। तो इसमें अपना रोल प्ले कर आप, हमने देखा है कि हमारी जुडिशरी ने बड़े-बड़े बेल आउट्स दिए हैं चोरों को। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, तफसीलात में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हम सब जानते हैं। इस वक़्त जो मौका है, इसको हाथ से ना जाने दें। ये अगर हमसे लूज़ हो गया, तो फिर न जाने कितने साल लगेंगे, और कितनी, मेरा ख्याल है कि सदियाँ भी गुज़र सकती हैं कि पाकिस्तान फिर कभी ट्रैक पे नहीं आएगा। अभी पाकिस्तान फ्लाइंग सिचुएशन में आ चुका हुआ है। अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान को कुछ मसला हुआ, तो बहुत खतरनाक होगा। और ये भी देखिए कि इस दौर में आपकी जो आज़ादी है, वो काफ़ी हद तक कायम रही है।
इमरान खान ने किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, आपके काम में उसने कोई दरअंदाजी नहीं की। आपको याद है पिछली गवर्नमेंट्स किस तरह कोर्ट्स के ऊपर किस तरह चढ़ाई किया करती थी और किस तरीके से उन्होंने सारे मामला जो किए हुए थे वो इस हुकूमत में नहीं हुए। तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपका काम अच्छे तरीके से चल रहा है, जो आप चाहते हैं फैसले दे रहे हैं, हुकूमत उनको मान रही है, उनके ऊपर अमल कर रही है। तो इस तरह की जो लॉ अबाइडिंग किस्म की हुकूमत है, वो आपको फिर नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो सेकंड टियर पैगाम है, वो ये है हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारे जो डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके लिए कि देखिए पाकिस्तान इज अंडर अटैक राइट नाउ। और ये अटैक किसने किया हुआ है? ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, हमारे इर्द गिर्द की जो एजेंसीज हैं उन्होंने किया हुआ है। इसमें CIA इन्वॉल्व है, इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें आपकी मोसाद इन्वॉल्व है, और NDS का जो बचा कुछ एलिमेंट है वहाँ पे वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक इस तरह का अटैक है जो चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है। इस मामले में जब अटैक हो पाकिस्तान के ऊपर और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, तो ये तो वैसे ही होगा कि जैसे आपके घर के ऊपर आपका चौकीदार जो बाहर खड़ा हुआ हो और बाहर चोर और डाकू आ गए हों और वो कहे कि नहीं मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो, जब तक वो आप अटैक नहीं करेंगे, जब तक वो चोरी नहीं करेंगे, तो मैं तो नहीं बोलूँगा। तो इसलिए आपका ये काम है कि आप, चाहे वो नेशनल अटैक है, इंटरनल अटैक है या इंटरनेशनल अटैक है, आपने पाकिस्तान के जो बुनियादी इंटरेस्ट हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीज़ें याद भी होंगी, आपको वो स्टेटमेंट्स याद होंगी जो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी साहिबा ने आपके खिलाफ दी हुई हैं। अगर आप भूल गए हैं तो फिर आपकी मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने कुरान के ऊपर हल्फ उठा के आपको कह दिया कि मैं अब ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो फिर आप बहुत ही भोले हैं कि आप उनके कुरान के ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कुरान को पता नहीं कितनी दफ़ा बेचते हैं और कितनी दफ़ा उनके मामला जो है उसके खिलाफ चले जाते हैं, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट इट। तो इसलिए मेरा ख्याल ये होगा कि आप प्लीज़ इस मामले को अच्छी तरीके से देखें और इंडिविजुअल्स की बजाय, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, इंडिविजुअल्स को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ ना बनाएं कि जी एक इंडिविजुअल के साथ ये हुआ था और उसने ये किया था, तो अब हम इनको सबक सिखाएंगे। तो ये मामला जो है ये मुल्क का है, ये ना इमरान खान का है, ना किसी और जनरल का है, ना किसी तीसरी बात का है। ये मुल्क पाकिस्तान का मामला है। और अगर इसको मुल्क पाकिस्तान को डिट्रैक किया गया तो उसमें ना सिर्फ ये आम आवाम का नुकसान होगा बल्कि ये आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप इन लोगों पे यकीन करेंगे दोबारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। इंडियन आर्मी चीफ ने क्या कहा था आपको याद होगा ना? इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा था कि ये हमारा कैपिटल है, नवाज शरीफ के ऊपर हमारा कैपिटल लगा हुआ है, याद है ना आपको? और किस तरीके से उसके बाद अभी तक इंडियन मीडिया जो है वो किस तरीके से उनको सपोर्ट करता आ रहा है, क्या आप भूल गए? क्या DGISPR साहब आपको क्लिपिंग्स वो दिखाते हैं जो वहां पे इंडियन मीडिया में छपती हैं? क्या आपको वो इंटरव्यू अब्दुल बासित साहब का, जो मिस्टर अब्दुल बासित साहब वहां पे रहे हुए हैं इंडिया में, क्या वो भूल गए हैं आप किस तरीके से ये गए वहां पे? और इनको नहीं पता था, अब्दुल बासित साहब जो हमारे हाई कमिश्नर थे, कि नवाज शरीफ साहब ने इंडिया का दौरा करना है। सज्जन जिंदल जो है वो उनको बता रहा था कि वो उन्होंने दौरा करना है पाकिस्तान का, इंडिया का। तो ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ये आपको उनके ट्रेंड्स बताते हैं कि वो क्या करेंगे आपके साथ। और ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग भूलने वाले नहीं हैं। ये भूलने वाले होते तो आज तक हर आर्मी चीफ के साथ इनके पंगे ना होते। आपके साथ भी हो चुका हुआ है, आपको भूल गया हुआ है, लेकिन आपके साथ भी पंगा हो चुका हुआ है। तो इसलिए आप याद रखें कि मोदी की जो विजिट हुई थी यहाँ पे वो किस तरह हुई थी। सज्जन जिंदल जो था वो किस तरह आया था यहाँ पे बगैर वीजे के, मरी में घूम रहा था, सब कुछ याद है ना आपको? तो मेरा ख्याल है कि मुझे ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे गुजारिश सिर्फ ये होगी कि अपनी जात से उठें। अपनी जात से उठेंगे तो आपको चीजें क्लियर आनी शुरू हो जाएंगी। जब आप थोड़ी सी बुलंदी पे जाते हैं ना, कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी बुलंदी पे जाएंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर नजर आने शुरू हो जाएंगी। और वो ये होती है कि आप अपनी जात से उठ जाते हैं। जब आप जात से उठ जाते हैं तो फिर आप मुल्क का सोचते हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरा और मेरा करियर। क्योंकि जब ये आप सोचते रहेंगे उस वक्त तक आपको चीजें ब्लर नजर आएंगी और वो नजर जो होती है वो ठीक नहीं होती। अच्छा जी, अब एक चीज जो है वो आखिर में मैं आपको अवाम को अपनी को बताना चाहता हूँ। अवाम को ये बताना है कि ये मामला जो है ना ये इमरान खान का नहीं है, ये
آپ کا میرا ہم سب کا معاملہ ہے۔ عمران خان اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، عمران خان اپنی جنگ اگر لڑ رہا ہوتا تو وہ ابھی تک فارغ ہو چکا ہوا ہوتا، وہ استعفیٰ دے جاتا، وہ بیٹھ جاتا کہ یار چھوڑو پرے، میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کو گالیاں پڑیں، ہر وقت پڑیں اور اس طرح کے معاملات فیس کرنے پڑیں؟ یہ جنگ آپ کی ہے، یہ آپ نے لڑنی ہے، اینڈ فائٹ یو مسٹ۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ہاتھ دھو بیٹھے اپنے مستقبل سے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ خطرے میں ڈال چکے ہوں۔ آپ کو یاد ہے 15 جولائی 2016 اردوان ٹرکی کیا ہوا تھا؟ چوتھا ٹرکش کو ہوا تھا ڈیموکریٹک ہسٹری میں، اور کس نے کیا تھا؟ فوج نے کیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا آپ کو پتا نا، فوج کے اندر سے لوگوں نے بغاوت کی، یہاں تک کہ ان کا جو جوائنٹ چیف کے چیئرمین تھے، جوائنٹ چیفز کمیٹی کے، ان کو ان کی اپنی سیکورٹی ڈیٹیل نے گرفتار کر لیا۔ پارلیمنٹ بلڈنگ کے اوپر بامبنگ کی ان کے جہازوں نے، آپ اندازہ لگائیے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ نکلے، عوام نکلے، آپ جیسی عوام وہاں پہ باہر نکل آئی، انہوں نے کہا جی کہ نو مور، یہ نہیں ہوگا، ہم نے یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت پریزیڈنٹ اردوان جو تھے وہ ایک اور شہر میں تھے، ان کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور یہ فتح اللہ گولن صاحب کی جو موومنٹ تھی انہوں نے یہ کیا تھا۔ لوگ باہر نکل آئے اپنے برتن اٹھا کے، اپنی چمچ اٹھا کے، اپنے کانٹے اٹھا کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں۔ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، کیونکہ انہیں اپنا ملک عزیز تھا، انہیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز تھا۔ اس لیے انہوں نے گھنٹوں کے اندر، اگرچہ کچھ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، انہوں نے جانے دی، لیکن گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے اس کو ریورس کیا۔ تو کیا یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہوئے سندھ ہاؤس میں جو ایک بازار لگا ہوا ہے یا باقی جگہوں پہ لگا ہوا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ آپ اپنے چمچ اور کانٹے اٹھا کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں؟ تو جب تک آپ یہ اپنا پورے کا پورا معاملہ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جب تک یہ چور اچکے جتنے بھی ہیں، فراڈیے اور ڈاکو، یہ جب تک آپ ان کا راستہ نہیں روکیں گے، یہ اسی طرح آتے رہیں گے اور آپ کا مذاق اڑتا رہے گا پوری دنیا میں۔ آپ کو یاد ہے نا وہ کانسی والا جو معاملہ، جس نے کہا تھا وکیل نے امریکن نے، کہ یہ اپنی ماں بھی بیچ ڈالتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے کہا تھا، یہ آپ کی اور میری وجہ سے نہیں کہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو غیرت بڑی چیز ہے، ان کی لیے نہیں ہے، ان کے لیے صرف نوٹوں کی بوریاں میٹر کرتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ یہ کوشش کریں گے اپنی، اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اگر وہ ہارا، آپ یقین کریں، اگر وہ ہارا تو وہ کپتان نہیں ہارے گا، وہ آپ اور میں ہاریں گے، ہمارا مستقبل ہارے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل ہارے گا، کیونکہ ان کی تو باہر جائیدادیں بنی ہوئی ہوں گی، ان کے تو وہاں پہ سارے سلسلے چل رہے ہوں گے، ان کے بچوں کے پاس تو گرین کارڈز بھی ہیں، نیشنلٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کے مستقبل کو یہ بھٹا لگا دیں گے۔ اور کپتان ہار کے بھی نہیں ہارے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگ کپتان کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے، خدا کے لیے یہ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو معاملات جو ہیں وہ سب سے زیادہ خراب ہمارے اور آپ کے ہوں گے۔ آخر میں ایک چیز آپ کو ذرا دکھا دوں جو کہ مجھے نظر آئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ ہے جی اصل چہرہ ان کا۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے OIC کانفرنس ہوتی ہے پاکستان میں، یہ ہے وہ ایجنڈا جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے کہ یہ عمران خان کو کریڈٹ مل جائے گا۔ پہلے UN کی ریزولوشن آ گئی اسلاموفوبیا کے اوپر، اب یہ ایجنڈا جو ہے کہ اگر OIC کی کانفرنس بھی ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑا لیڈر بن کے ابھرے گا، اس کو کسی طریقے سے سیبوٹائز کیا جائے۔ اور یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ایجنڈا ان کے ماسٹرز کا ہے، وہ ماسٹرز کہ جو ان کو سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ سے سمجھ آئے آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ جو جنگ ہے نا، یہ کسی بھی صورت میں آپ اور میں افورڈ نہیں کرتے کہ لوز کریں، اس کو ہمیں جیتنا ہے۔ اس مستقبل کے لیے، مستقبل جو پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارا اور آپ کا مستقبل ہے، اس کے لیے جیتنا ہے، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نکل آئیں باہر۔ آپ کو یہ ڈیفینڈ کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے اور لوٹوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔
نکلے باہر، انفرو خفافا وثقالا، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور آپ کو نکلنا پڑے گا، اور اپنا مقدر جو ہے وہ آپ کو خود تحریر کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنی قسمت کے کسر کا خود میں مار ہے، اگر آپ خود چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی قسمت کے کسر کو اسی طرح بنائیں جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے وی ہیو ٹو کیپ فائٹنگ۔ عمران کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری جنگ ہے، ہمیں یہ فائٹ کرنی ہے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔